Hello everyone, welcome back to my channel Learning Classes. Today I will discuss class 12 Geography, the World Population Distribution, Density and Growth Part 1. So let's begin. तो इस पार्ट में हम 5 टॉपिक कवर करेंगे. तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, देन वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक. पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज. तो ये 5 टॉपिक मैं कवर करूंगी इस वीडियो में और रेस्ट जो है वो पार्ट 2 में कवर करूंगी. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले इंट्रोडक्शन के साथ. पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ द कंट्री, यानी पीपल ही देश की असली दौलत है. अगर पीपल ही ना हो कंट्री में तो कंट्री किसके लिए? कंट्री पीपल से जानी जाती है. कंट्री इज नोन बाय इट्स पीपल. और वर्ल्ड की पॉपुलेशन असमान है, अनइवन है. अब चाइना में अलग पॉपुलेशन तो इंडिया में अलग, बांग्लादेश में अलग, तो वर्ल्ड की हर जगह में अलग अलग पॉपुलेशन है. वो इवन नहीं है बल्कि अनइवन है. ठीक है, तो 21st सेंचुरी में शुरुआत में दुनिया में 6 मिलियन से अधिक पॉपुलेशन का रिकॉर्ड थी. तो यहाँ जॉर्ज बी क्रेसी ने रिमार्क दिया है, एशिया में बहुत से लोग हैं जहाँ लोग कम है और कुछ जगह लोग बहुत अधिक है. तो ये बात है वो जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा है. यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, वाई डू पीपल प्रेफर टू लिव इन अ सर्टेन रीजन एंड नॉट इन अदर, यानी लोग कुछ रीजन में रहना क्यों पसंद करते हैं और दूसरों में नहीं. तो इस सवाल का आंसर इस वीडियो के अंदर है. तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरा एंड तक देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा. तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड. पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमें किसी भी एरिया के डेमोग्राफिक कैरेक्टर को समझने में मदद करता है. तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स करता है जो लोग हैं जो अर्थ सरफेस के ऊपर रहते हैं उनको रिफर किया जाता है. तो यहाँ पे 10% ऑफ लैंड में वर्ल्ड के 90% लोग रहते हैं. तो क्या रीज़न है 10% ऑफ लैंड में 90% लोग रहते हैं, इसको हम आगे देखेंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं वर्ल्ड की 10 मोस्ट पॉपुलेटिंग कंट्री. तो फर्स्ट रैंक में है चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रसिया, जापान. तो 10th रैंक में है जापान. तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं आपको एग्ज़ाम में पूछ देता है, एमसीक्यू में 1 मार्क एमसीक्यू में पूछ देता है कि सेकंड में कौन सा कंट्री है मोस्ट पॉपुलेटिंग कंट्री, तो आपको बताना है इंडिया. तो ऐसे बहुत सारे, जैसे 10th रैंक तक है तो किसी भी रैंक को वो पूछ देगा एमसीक्यू में. सो यह आपको याद रखना है. तो अब हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो जो लैंड है उसमें लिमिटेड कैपेसिटी के लोग रह सकते हैं. सपोज यहाँ एक एरिया है, इसका कैपेसिटी है 1000 लोग ही रह सकते हैं इसका कैपेसिटी. तो यहाँ पर 2000 लोग तो रह नहीं सकते. तो जो लिमिटेड कैपेसिटी है ऑक्यूपाई किया जाता है लोगों के द्वारा लैंड में, उससे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी. तो पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू पॉपुलेशन बाय एरिया. तो इसे मेज़र किया जाता है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज एरिया ऑफ रीजन एक्स दिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन दिया है आपका 1,50,000 और आपको पूछा है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला था, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू पॉपुलेशन बाय एरिया. तो यहाँ पॉपुलेशन कितना दिया है 1,50,000 और एरिया कितना है 100 स्क्वायर किलोमीटर. तो अब 0 को काट दो तो कितना रहा 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को मेज़र किया जाता है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. तो यहाँ पर आंसर आ गया 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. ओके, अब अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं तो जानना ज़रूरी है कि हाई डेंसिटी कौन सा है, लो डेंसिटी कौन सा है और मीडियम डेंसिटी कौन सा है. तो पहले देखेंगे हाई डेंसिटी एरिया. हाई डेंसिटी एरिया में कितना पॉपुलेशन होता है, मोर देन 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, देन लो डेंसिटी एरिया. तो इसका पॉपुलेशन होता है लेस देन 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट, हाई रेनफॉल जोन एंड लो लेटीट्यूड एरिया.
मीडियम डेंसिटी एरिया, इसका पॉपुलेशन 11 to 15% पर स्क्वायर किलोमीटर, और इसका एग्जाम्पल है वेस्टर्न चाइना, साउदर्न इंडिया इन एशिया, नॉर्वे, स्वीडन इन यूरोप। ठीक है, अब हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और पिछले 2 सवाल जो था, वाई डू पीपल प्रिफर टू लिव इन अ सर्टेन रीजन एंड नॉट इन अदर्स, और जो दूसरा सवाल था 10% लैंड में 90% ऑफ पॉपुलेशन कौन से रीज़न के लिए रहते हैं। तो ये 2 सवाल का आंसर भी इसी टॉपिक में है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जो चार्ट देख पा रहे हैं, तो ये चार्ट जो अगर आप समझ लें तो आपको बहुत इजी होगा MCQ 1 मार्क्स के लिए, और इसी टॉपिक से ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि प्रभावित करता है। तो देर आर 3 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज जोग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो जोग्राफिकल फैक्टर में कुछ सब टाइप्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि प्रभावित करता है। वो है अवेलेबल ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एंड सॉइल। और इकोनॉमिकल फैक्टर में भी कुछ सब फील्ड हैं जो है मिनरल, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस सब टॉपिक को हम ब्रीफली 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं जोग्राफिकल फैक्टर का अवेलेबल ऑफ वाटर। तो जो वाटर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का। तो लोग ऐसे एरिया में रहना पसंद करते हैं जहाँ ज़्यादा पानी आसानी से उपलब्ध हो, यानी कि अवेलेबल हो। वे यूज़ कर सकते हैं बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, और उसके साथ साथ कैटल क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज़ एंड नेविगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसलिए रिवर वैली दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड वाले एरिया में से है। देन हम देखेंगे लैंडफॉर्म्स। पीपल जो है वो फ्लैट, प्लेन्स और जेंटल स्लोप्स में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एरिया फेवरेबल होता है क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। अगर वो माउंटेन एंड हिली एरिया को अगर प्रेफर करेंगे, देन वो स्वीटेबल नहीं है रहने के लिए, अनफेवरेबल है एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए। सो इन एरिया में पॉपुलेशन कम होते हैं। एग्जाम्पल, गंगा प्लेन दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में से है, जबकि हिमालय में माउंटेन एरिया बहुत कम पॉपुलेटेड वाले हैं। अब नेक्स्ट है क्लाइमेट। अब अगर ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड हुआ तो दोनों ही ह्यूमन के लिए अनकंफर्टेबल है। तो अत्यधिक गर्मी या ठंड, डेजर्ट जैसे एक्सट्रीम क्लाइमेट ह्यूमन हैबिटेशन यानी मानव निवास के लिए असुविधाजनक है। कंफर्टेबल क्लाइमेट वाले एरिया जहां अत्यधिक मौसमी भिन्नता यानी सीजनल वेरिएशन नहीं होती है, अत्यधिक लोग आकर्षित होते हैं यानी कि अट्रैक्ट होते हैं। तो ज़्यादा बारिश या कठोर जलवायु वाले एरिया में पॉपुलेशन कम होती है। फॉर एग्जांपल, मेडिटेरियन रीजन अपनी प्लीजेंट क्लाइमेट के कारण अर्ली हिस्ट्री पीरियड से ही बसे हुए हैं। देन अब है सॉइल। तो लोग किस टाइप ऑफ सॉइल में रहना पसंद करते हैं? जहाँ पर अच्छी एग्रीकल्चर होता हो। तो वो फर्टाइल सॉइल को एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो फर्टाइल सॉइल को प्रेफर करते हैं। जिस एरिया में फर्टाइल सॉइल होता है उन्हीं पर वो रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वे इंटेंसिव एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे इकोनॉमिकल फैक्टर का सब टाइप। पहले है मिनरल। तो ये जो मिनरल है, इसे देखते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि मिनरल जहाँ है वहाँ पर इंडस्ट्री बनेगी। अगर इंडस्ट्री है तो उसके साइड साइड बहुत सारे लोग रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी, फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ पर एम्प्लॉयड बनेंगे। तो मिनरल को देखते ही आपके माइंड में एक सेटअप हो जाएगी कि ये सब चीज़ होता होगा। ठीक है, तो मिनरल के अंदर यही होगी। मिनरल डिपोजिशन जो है वो अट्रैक्ट करती है इंडस्ट्रीज़ को, और माइनिंग और इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार पैदा करते हैं। इसलिए स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर इन एरिया में चले जाते हैं और उस एरिया को डेंसली पॉपुलेटेड बना देते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका में कटंगा जैम्बिया कॉपर बेल्ट। देन अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। तो अगर हम अर्बनाइजेशन को अगर माइंड में लाएं तो हमें कैसे लगेगा? एक सिटीज़ इमेजिनेशन में आ रही है।
फिर बहुत सारे रोड होंगे, बहुत सारे बिल्डिंग्स होंगे, हॉस्पिटल होगी, स्कूल्स होंगे, ये इमेजिनेशन में आ रहा है। तो यही बात है, आपको बहुत कुछ रटना नहीं है, बस अपने माइंड में लाओ कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर और उसी को लिखना है। तो यहाँ पर तो जो सिटी है वो ऑफर करती है बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गुड सिविक एमिनिटीज यानी अच्छी नागरिक सुविधा। तो ये सब फैसिलिटीज़ सिटी लाइफ को अट्रैक्ट करते हैं लोगों को सिटी में रहने के लिए। तो लोग रूरल से अर्बन माइग्रेट करते हैं, सिटी के साइज़ को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल मेगा सिटी, तो जो वर्ल्ड की मेगा सिटीज़ हैं वो हर साल लार्ज नंबर में माइग्रेट्स को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नाउ कम्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और बड़ी संख्या में लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ओनली फैक्ट्री के वर्कर्स काम के लिए जाते हैं, बल्कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर, बैंक एम्प्लॉय, डॉक्टर, टीचर और अदर सर्विस प्रोवाइडर भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जापान का कोबे ओसाका रीजन जो कि थिकली पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री है, मतलब कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है। कम्स टू आवर लास्ट फैक्टर, दैट इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो ये जो फैक्टर है कुछ स्थान में अधिक लोगों को आकर्षित करता है क्योंकि उनका धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व है। उसी तरह लोग उन जगह से दूर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं जहाँ सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है। तो कई बार गवर्नमेंट लोगों को कम पॉपुलेटेड वाले एरिया में रहने के लिए एनकरेज करता है और दूसरी ओर भीड़भाड़ वाले जगह से दूर जाने के लिए प्रोत्साहन देता है। ठीक है, देन कम्स टू आवर फोर्थ टॉपिक, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज रिफर्स करती है किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की नंबर में चेंज या परिवर्तन, यानी कि जो नंबर चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में उसे कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसे एब्सोल्यूट नंबर या परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो किसी एरिया में पॉपुलेशन चेंज बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, किसी एरिया के हिस्ट्रिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बेसिकली नंबर में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 1991 में पॉपुलेशन था 84.63 करोड़ और 2001 में था 102.70 करोड़, तो 2001 का पॉपुलेशन से माइनस कर दो 1991 का पॉपुलेशन, तो कितना आएगा? माइनस कर दो 84.63 करोड़ माइनस 102.70 करोड़, तो कितना आ जाएगा? 18.07 करोड़। ठीक है, तो ये जो है वो नंबर में आएगा। ठीक है, देन ग्रोथ रेट, इसमें क्या होता है, जो चेंज ऑफ पॉपुलेशन है उसे एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में। तो ग्रोथ जो है वो नंबर में होता है और जो ग्रोथ रेट है वो परसेंटेज में होता है। देन नेचुरल ग्रोथ, तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो वो कैसे होगी? तो हम डिफरेंट निकालेंगे बर्थ और डेथ के बीच में। नेचुरल ग्रोथ इक्वल्स टू कितने लोग जन्म हुए माइनस कितने मर गए, तो बर्थ माइनस डेथ। सपोज 100 बर्थ हुए और 50 का डेथ हो गया, तो 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50, तो नेचुरल ग्रोथ हो गया हमारा 50। ओके, देन एक्चुअल ग्रोथ इक्वल्स टू बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। बर्थ माइनस डेथ जो है वो हो गया नेचुरल ग्रोथ। देन इन माइग्रेशन यानी कि कितने लोग बाहर से आए, एंड आउट माइग्रेशन यानी कितने लोग बाहर गए। लेट्स सपोज 200 लोग बाहर से आए और 100 लोग बाहर गए, यानी 200 माइनस 100 इक्वल्स टू 100। तो पहले नेचुरल ग्रोथ कितना आया था? 50। सो नेचुरल ग्रोथ 50 प्लस 100 इक्वल्स टू 150। सो एक्चुअल ग्रोथ आ गया हमारा 150। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रोथ, मैं इन दोनों को मिला दी हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब बर्थ रेट ज़्यादा होती है डेथ रेट से उसे कहते हैं पॉजिटिव ग्रोथ, और जब बर्थ रेट कम होती है डेथ रेट से उसे कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ। तो यहाँ देखो बर्थ रेट पर डिपेंड करता है, अगर बर्थ रेट ज़्यादा हो गया
तो पॉजिटिव, अगर कम हो गया तो नेगेटिव, ठीक है। Comes to our last topic of this video, component of population change. So there are three components of population change, that is birth, death and migration. तो इन सब को हम डिटेली देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे बर्थ रेट। बर्थ रेट है वो टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन ए ईयर। तो बर्थ रेट को मेजर करने के लिए कौन सा रेट यूज किया जाता है, दैट इज CBR, यानी कि क्रूड बर्थ रेट। तो CBR का फॉर्मूला क्या होता है, CBR इक्वल्स टू BI, यानी कि लाइफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर बाय पॉपुलेशन इनटू 1000, P यानी कि पॉपुलेशन। तो जो CBR एक्सप्रेस करता है नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट कम टू डेथ रेट। तो डेथ रेट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे CDR, यानी कि क्रूड डेथ रेट। तो CDR इक्वल्स टू D बाई P इंटू 1000, D यानी कि नंबर ऑफ डेथ एंड P यानी कि पॉपुलेशन, ठीक है, मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000। तो CDR एक्सप्रेस करती है नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। देन कम्स टू माइग्रेशन। माइग्रेशन एक मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह को जाने का। या तो वे काम के खोज में जाएंगे या फिर वो बेटर लिविंग कंडीशन के लिए जाएंगे। तो जिस जगह को वो छोड़ के जाते हैं उसका पॉपुलेशन कम हो जाता है और जिस जगह वो जाते हैं उसका पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है। लेट्स सपोज अगर लोग बिहार को छोड़ के दिल्ली में जाएंगे तो बिहार का पॉपुलेशन कम हो जाएगा और दिल्ली का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो माइग्रेशन होते हैं वो परमानेंट होते हैं, टेम्पररी भी होते हैं और सीजनल भी होते हैं। यानी कि कुछ लोग अपने विलेज को छोड़ के टाउन में हमेशा के लिए बस जाते हैं, यानी कि परमानेंट माइग्रेट हो जाते हैं। वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, खुद के जॉब के लिए वो वहाँ पर परमानेंटली सेटल्ड हो जाते हैं। और टेम्पररी यानी कि दिल्ली में कुछ दिन रहेंगे, फिर देन मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे, फिर कुछ दिन रहेंगे, फिर पंजाब शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये लोग टेम्पररी रहेंगे, ठीक है। देन सीजनल। सीजनल जो है वो अपने घर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएंगे, जैसे कि कुछ हॉलीडे मनाना है, वो समर सीज़न में बस जाएंगे, कहीं शिमला जाएंगे, वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, वहाँ माइग्रेट होके थोड़ी 1 महीना 2 महीना तक रहेंगे, ठीक है। तो उसे कहते हैं सीजनल माइग्रेशन। माइग्रेट्स जो है वो रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, अर्बन टू अर्बन होता है। एंड जो माइग्रेंट्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। इमिग्रेशन यानी कि एक नए स्थान पर जाने वाले माइग्रेंट्स को इमिग्रेशन कहा जाता है। सपोज अगर कोई बाहर से लोग इंडिया में आते हैं तो उसे कहते हैं इमिग्रेशन, और एक स्थान से बाहर जाने वाले को कहा जाता है एमिग्रेशन। यानी कोई इंडिया को छोड़ के बाहर के कंट्री को जाता है तो उसे कहते हैं एमिग्रेशन। अब क्या रीज़न है कि लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या फैक्टर है जो माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है? तो 2 सेट ऑफ फैक्टर हैं जो कि माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज़ पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुश फैक्टर यानी कि जो कि लोगों को लेस अट्रैक्टिव करता है, यानी कि लोगों को ढकेलता है दूसरी जगह जाने के लिए, और पुल फैक्टर उसका ऑपोजिट, वो अट्रैक्ट करता है। तो पुश फैक्टर तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह को जाने के लिए मजबूर कर देता है। तो कौन सा रीज़न है जो कि मजबूर करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? वो है अनएम्प्लॉयमेंट, पोर लिविंग कंडीशन, नेचुरल डिजास्टर्स, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, एपिडेमिक्स एंड सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। पुल फैक्टर जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, जिस जगह में रहते हैं उस जगह से कुछ अधिक अट्रैक्ट करता है कि दूसरी जगह जाने के लिए। तो उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ होंगे तो उसीलिए वो जाना पसंद करते हैं, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लिविंग कंडीशन। उसका ऑपोजिट बता देंगे, पीस एंड स्टेबिलिटी, प्लीजेंट क्लाइमेट, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। तो ये सब होने के कारण वो दूसरे जगह जाने के लिए बहुत पसंद